देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं आईईटी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से एसोसिएट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और उनके साथ हैं कम्युनिटी के कुछ बच्चे। आज वो हमें बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ध्रुवीय रूप में किस तरह लिखा जा सकता है, गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और इनका प्रयोग हमारी दैनिक जीवन में किस तरह किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार छात्रों, मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर आईआईटी अलवर राजस्थान से मैथमेटिक्स के एक नए एपिसोड के साथ में आपके सामने। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के ऊपर, जिसको पोलर प्लेन यानी कि ध्रुवीय रूप, उसको हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्रुवीय रूप में यानी कि पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। और हमारे कुछ छात्र हैं, जिसमें मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरा नाम ऋषभ राज है। मैं मानस झा आईआईटी अलवर से। मैं अभिषेक पांडे। तो हमारे साथ हैं हमारे छात्र और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम z=a+i के रूप में लिखते हैं, इसको पोलर फॉर्म में यानी कि ध्रुवीय रूप में कैसे लिखते हैं। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये z=x+i। जी सर। जिसमें x आपका रियल पार्ट और y आपका इमेजिनरी पार्ट। यानी कि यदि हम x और y की बात करें तो हमारे जो भी नंबर होंगे उसमें जो क्वांटिटी आयटा के साथ मल्टीपल होगी, आयटा के मल्टीपल में होगी, दैट क्वांटिटी इज नोन एज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं काल्पनिक या कल्पित पार्ट। जी सर। और जो क्वांटिटी आपकी विदाउट इमेजिनरी प्लस में लिखी जाएगी, आयटा के साथ नहीं होगी, दैट पार्ट इज नोन एज रियल पार्ट। दैट इज ये पार्ट हमारा कहलाएगा वास्तविक पार्ट। जी सर। ठीक है, तो हम लोग अब आज के इस एपिसोड में सीखेंगे कि हम किसी नंबर को कॉम्प्लेक्स पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो z=x+i हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। पहली कैलकुलेशन होगी हमारी इसकी रेखाखंड, जिसकी लंबाई जो उस नंबर को रेखांतर में, पॉइंट्स में, यानी कि अपनी मूल बिंदु से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, z+i यानी कि z=x+i, x+i आपका। तो हम दो, जो हमारा रियल पार्ट है इसको x सेट कर लेते हैं और जो हमारा रियल इमेजिनरी एक्सिस है उसको हम y सेट कर लेते हैं। x+i इनडायरेक्टली हम इसको या डायरेक्टली हम इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। एक हमारा रियल पार्ट है, रियल एक्सिस, दैट इज x एक्सिस, एंड दूसरा जो एक्सिस है y, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। अब जो भी क्वांटिटी x के लिए आएंगी वो हम रियल यानी कि x एक्सिस पे लिखेंगे, और जो भी क्वांटिटी हमारी y के लिए आएंगी वो हम y के लिए लिखेंगे। ये तो हमारा क्वाड्रेटिक यानी कि जो हमारे पॉइंट्स है, रियल पॉइंट्स है, पेयर ऑफ पॉइंट्स है, उनके लिए होता है। लेकिन हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इन चीजों को रिप्रेजेंट ऐसे नहीं करते हैं। जी सर। ठीक है मिस्टर आनंद? जी सर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे x+i है तो x के लिए x एक्सिस नहीं लिखते हैं, y के लिए y एक्सिस नहीं लिखते हैं, बल्कि एक डिफरेंट फॉर्म होती है जिससे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका जो है मॉडुलस निकालते हैं, मोड वैल्यू जिसको बोलते हैं, जिसको मापांक बोलते हैं, जिसको दो लाइनों के बीच में z को लिखते हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ z या मॉडुलस वैल्यू ऑफ z, उसको निकालते हैं। और मॉडुलस वैल्यू ऑफ z, जो हमारी मॉडुलस वैल्यू ऑफ z है, ये इक्वल होती है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यानी कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यानी कि वास्तविक पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करके हम उन दोनों का स्क्वायर करके सम करके
ऐड करके और उसका रूट निकाल लेंगे। जी जो रूट वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज नोन एज मॉडुलस पार्ट। तो जो मॉडुलस पार्ट है ये उस पॉइंट से डिस्टेंस है हमारी एक्सिस पर, एक्सिस से मतलब मूल बिंदु से 0 0 से, ये सेंटर जो हमारा दिया है क्वाड्रेटिक में, हमारे जो हमारे एक्सिस है, 2 एक्सिस दिए हमने, है ना। तो जो क्वाड्रेट 4 हमारे पार्ट बने हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो हमारी मॉडुलस है ये क्वाड्रेंट में वैल्यू है, डिस्टेंस है उस पॉइंट की, कहां से, मूल पॉइंट से, यानी कि मूल बिंदु से 0 0 से। अब हमें क्या करना है दूसरा कि ये जो पॉइंट है ये अपने इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल लाइन से, यानी कि एक्स एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पर है, ये कितना डिस्टेंस का यहाँ सेंस है एंगल से, यहाँ डिस्टेंस का सेंस है एंगल से, कि किस एंगल पर है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, 90 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। तो इसके लिए हम इसका जो है टेंजेंट वो निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, थीटा निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम थीटा निकालते हैं जिसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हमारा tan थीटा होता है आपका आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, हम इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है जी सर। या कोणांक बोलते हैं या आयाम भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। कोणांक, आयाम और आर्गुमेंट, जो कि tan थीटा से रिप्रेजेंट करता है, और ये सीधे 0 से बड़ा, 0 से इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा, और कहां तक, हमारा 2 पाई तक, जी सर, 2 पाई तक हमारा, यानी कि 2 पाई से छोटा ये होगा। इसको मुख्य जो है आयाम बोलते हैं, जैसे आयाम, कोणांक और आर्गुमेंट, तीन नाम से हमने इसको जाना। इंग्लिश में बोलेंगे तो आर्गुमेंट बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे आयाम और कोणांक बोलेंगे। फॉर्मूला से कैसे डिनोट करेंगे, tan थीटा बराबर y बाई एक्स, या हम समझाने के लिए बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का रियल पार्ट से जो रेशियो आएगा उसका वैल्यू tan के टेबल में, जी सर, उसका वैल्यू tan के टेबल में, tan ठीक है ना, tan की टेबल में, ठीक है, tan की टेबल में उसका क्या वैल्यू है, उस थीटा का वैल्यू हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, जी सर, हमें निकालना है कि इसका मॉडुलस वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग मॉडुलस z इज इक्वल टू रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यानी कि रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर अगेन 1 और दूसरे 1 का स्क्वायर अगेन 1 प्लस 1 2 रूट 2। तो हमारे पास जो मॉडुलस वैल्यू आई दैट इज रूट 2, ठीक है। अब हम निकालते कोणांक क्या है, यानी कि हमारी जो मूल बिंदु से डिस्टेंस है ये तो रूट 2 है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, जी सर, लेकिन किस एंगल पर है, तो एंगल के लिए हम निकालते हैं, तो हम लिखते हैं आर्गुमेंट या कोणांक या आयाम ना, tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 1 अपॉन रियल पार्ट 1 बाई 1, कितना आया 1। और अब हम जो 1 वैल्यू आई tan थीटा इज इक्वल टू 1, अब हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम tan की टेबल में देखेंगे कि किस एंगल के लिए, किस कोण के लिए tan थीटा का वैल्यू 1 है। हमने पाया हमारी tan थीटा में, हमारे tan थीटा की जो टेबल बनी हुई है उस टेबल में हमारा tan थीटा का वैल्यू, यानी कि थीटा का वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू 1 किसके लिए है, थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए, जी सर। तो हमारा यहाँ पर कोणांक हो गया 45। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल लाइन से यानी कि एक्स एक्सिस से 45 एंगल बनाते हुए √2 डिस्टेंस का पर एक पॉइंट ले लेंगे। एट दैट पॉइंट रिप्रेजेंट द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। यानी कि हमने क्या काम किया, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मॉडुलस वैल्यू तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और थीटा जितना एंगल है उसको हम इनिशियल लाइन से एक्स एक्सिस से लेकर के वहां तक उसको ड्रॉ कर देंगे। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा। तो ये काम हम डिफरेंट प्रोग्राम के लिए करेंगे, क्योंकि एंगल हमारा
का हमने बताया, जैसे जैसे हमारे नंबरिंग घटेंगी बढ़ेंगी, कभी नेगेटिव में जाएगा एक्स, कभी पॉजिटिव में जाएगा। इसी प्रकार से हमारा कल जो है वाई कभी नेगेटिव में जाएगा, कभी पॉजिटिव में जाएगा। तो इसके जब हम मोड वैल्यू निकालेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, अलग अलग आएंगी, कभी कुछ आएंगी कभी कुछ आएंगी। इसी प्रकार से हमारा जब हम इसका कोणांक निकालेंगे, आयाम निकालेंगे, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा, क्योंकि ये भी रेशो है। तो इस टाइप से हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है। कुछ ऐसे नंबर भी हैं जिनके पोलर रिप्रेजेंटेशन सेम भी आएंगे, जो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, लेकिन अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबका अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार हम अपनी यदि फिगर को देखें तो हम एक्स और वाई एक्सिस पर कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेंगे, कभी सेकंड क्वाड्रेंट में काम करेंगे, कभी थर्ड क्वाड्रेंट में काम करेंगे, कभी फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करेंगे, और कभी फिर से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब काम करेंगे? जब हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। सेकंड पार्ट में हम कब काम करेंगे? जब हमारा रियल पार्ट और रियल पार्ट क्या है? नेगेटिव हो जाए और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो जाए। थर्ड क्वाड्रेंट में हम कब काम करेंगे? जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यानी कि हमारा वास्तविक पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव हो जाए तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में काम करेंगे। सिमिलरली यदि हमारा एक पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाए और रियल पार्ट पॉजिटिव हो जाए तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। जी सर। ठीक है जी सर। तो ये एंगल से इस टाइप से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, हमारे छात्र आनंद कुमार डिफाइन करेंगे। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, जो कि z=1 + i√3 है, और ये बताएंगे कि अब हम इसको कैसे ध्रुवीय रूप में यानी कि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। z=1 + i√3 आयोटा। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 1 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो √3 है। जैसे कि सर कि माना कि 1 = r cos थीटा, जी, जो हमारा रियल पार्ट होता है उसे हम cos थीटा के फॉर्म में लेते हैं। हम जो पोलर फॉर्म लिखते हैं वो लिखते हैं z=r इन ब्रैकेट cos थीटा + आयटा sin थीटा। हम इस r को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है z=r cos थीटा + आयटा r sin थीटा। तो यहाँ से हमें पता है कि हमारा जो रियल पार्ट है वो r cos थीटा है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो r sin थीटा है। हमने माना सर कि 1 = r cos थीटा जी और √3 = r sin थीटा। जी जी। तो इसे हम सर दोनों तरफ वर्क करके जोड़ते हैं। जी। जैसे सर 1 + i√3 है, इसका हम दोनों तरफ अगर वर्क करते हैं तो r² ब्रैकेट में cos² थीटा + sin² थीटा =√3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कि 4। जी। और यहाँ पर cos² थीटा + sin² थीटा का वैल्यू जो कि हमारे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पुरानी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं 1 होता है। सर यहाँ r = हो जाएगा आपका 2, यानी r = √4 आ रहा है, तो √4 = 2 होता है जी। तो इसलिए cos थीटा = जब हम निकालेंगे तो cos थीटा = 1/2 और sin थीटा = √3/2 जी, क्योंकि r का वैल्यू आया है ये, इसलिए। अब हम r के बाद में क्या वैल्यू निकालेंगे? cos थीटा और sin थीटा का, cos थीटा या sin थीटा का, या हम कह सकते हैं कोणांक निकालेंगे। कोणांक निकालेंगे, क्योंकि हमें तो क्या करना है, अपना रिप्रेजेंटेशन करना है पोलर फॉर्म में। देखिए यहाँ हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करेंगे, साथ साथ पोलर फॉर्म में लिखेंगे भी, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा एक्सिस पे होगा और जो लिखना है मैथमेटिकली वो हमारा r cos थीटा + आयटा r sin थीटा से होगा। आगे बढ़िए सर। इसमें हमें थीटा = π/3 प्राप्त होता है ऐसा करने पर। तो जो हमारा ध्रुवीय रूप होगा उसे हम सर लिखते हैं z = 2 * cos π/3 + i sin π/3। 2 हो गया हमारा r, थीटा का वैल्यू हो गया π/3। तो इस फॉर्म में हम z = लिखते हैं सर। ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि इसको हम जो है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम लोग x एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे। x एक्सिस से थीटा का वैल्यू यहाँ पर π/3 है, यानी कि 60 है। 60 एंगल बनाते हुए हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे P, जो कि मूल बिंदु O से कितने डिस्टेंस पर होगा? 2।
टू यूनिट की डिस्टेंस पर हमारा 2 यूनिट की डिस्टेंस पे ये होगा। इस प्रकार से हमें जो फिगर प्राप्त होगी वो होगी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर एक्स से π/3 एंगल बनाते हुए जी सर, और 2 यूनिट डिस्टेंस पर हमारा जो पॉइंट होगा P, और उसमें हम लोग इसके रियल पार्ट यानी कि 1 और इमेजिनरी पार्ट √3 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैथमेटिकली हम इसको पोलर फॉर्म को जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं इसको z = r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, जहां पर r का वैल्यू हमारा 2 है यानी कि 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर cos थीटा का वैल्यू π/3 प्लस आयटा साइन थीटा का वैल्यू फिर π/3। तो इस प्रकार से हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 1 प्लस आयटा 3 का जो पोलर फॉर्म है वो है z = 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर cos π/3 प्लस आयटा साइन π/3। दूसरा क्वेश्चन है सम्मिश्र संख्या -16 प्लस 1 आयोटा √3 को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। जी, ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। जी सर, इसमें पहले दिया गया है -16 बाय 1 प्लस आई √3। जी, इसको पहले हम लोग एक 1 माइनस आई √3 से ऊपर नीचे गुना करके जी पहले इसको रेशनलाइज कर देंगे, जिससे कि ये x प्लस आयटा y फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा करने से हमारा रिजल्ट आता है -4 प्लस आई 4 √3। जी, तो ये -4 जो हमारा रियल पार्ट हो जाएगा जी, और आई 4 √3 जो हमारा इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। जी, तो हम लोग को ऐसे बताया गया कि r cos थीटा जो होगा जब रियल पार्ट होगा तो r sin थीटा जो होगा वो इमेजनरी पार्ट होगा। जी, तो ऐसे r cos थीटा हमारा हो गया -4 और r sin थीटा जो हमारा इमेजनरी पार्ट है वो हो गया 4 √3। जी, अब हमारा काम है कि पहले मॉड z निकालना, मॉड यानी कि इसका मॉडुलस वैल्यू निकालना यानी कि मापांक निकालना। जी सर, तो हम मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस बराबर होता है √ इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। ऐसा करने से हमारा r² आता है 64 जी, और r से हो गया 8। हाँ, +-8 हम पॉजिटिव को लेंगे। और अब हमें थीटा का वैल्यू निकालना है cos थीटा और sin थीटा के लिए। जी, जी, तो cos ऐसा करने से cos थीटा का वैल्यू आ रहा है -1/2 जी, और sin थीटा का वैल्यू √3/2 थीटा। जी, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा π - π/3 दैट इज 2π/3। 2π/3 ओके, π/3 हो जाएगा। और इस प्रकार हमारे पास इसके मापांक का वैल्यू भी मिल गया, हमारे जो है कोणांक का वैल्यू मिल गया। यहाँ पर हमारे मापांक का वैल्यू है 8, इसको मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं। मॉडुलस z = 8 और कोणांक का वैल्यू है यानी कि थीटा का वैल्यू है 2π/3। तो इस प्रकार हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेशन है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि है -16/1 प्लस आयटा √3। इसका ध्रुवीय रूपांतरण अब हमारा जो एंगल होगा वो 2π/3 यानी कि 90 डिग्री से जस्ट बड़ा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। जी सर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल चला जाएगा। और जो हमारा मापांक है यानी कि मॉडुलस वैल्यू है 8, तो 8 यूनिट पर हम एक पॉइंट ले लेंगे, दैट पॉइंट इज P के लिखेंगे उसको, और एंगल शो कर देंगे 2π/3 का। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, 2 कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसमें इसमें रियल पार्ट होगा -4 एंड इमेजिनरी पार्ट होगा 4 + 4 √3। तो इस प्रकार हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? क्या आप जानते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है? जी सर, किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है बताइए। जहाँ प्लस है उसको माइनस लगा देंगे, जहाँ प्लस है माइनस कर देंगे। आर्गुमेंट की वैल्यू वहाँ पे a + आयोटा b का होगा a - आयोटा b। जी सर, a + आयोटा b का होगा a - आयोटा b। जैसे हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्या है ये बताइए। जैसे हमारे पास एक जेड एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंस नंबर आता है सर, फेस का डिफरेंस हो जाता है, पाई का डिफरेंस आता है। पाई का जैसे हमारे पास एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, तो जेड बार अगर लिख दिया तो वो कंजुगेट को रिप्रेजेंट करता है। इससे क्या होगा, मैथमेटिकली हम यदि किसी नोटेशन से शो करें तो जैसे बताया है कि जेड यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का मतलब है जेड बार, यानी कि उसका आपने फेस चेंज कर दिया है। ठीक है जी सर, यानी कि फेस कौन सा, रियल या इमेजिनरी? इमेजिनरी चेंज कर दिया, और फेस चेंज करने से उसका क्वाड्रेंट भी चेंज हो गया है। यदि ये पहले क्वाड्रेंट में था अब सीधे दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाल सकते हैं। लेकिन हम अपने छात्रों को बताना चाहते हैं कि कोई बड़ा नंबर है जिसमें काफी टर्म है, पद है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो हम उसका कंजुगेट नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें 2 बड़ी टर्में हैं डिनोमिनेटर में और 2 भी
भी बड़ी टर्म है जो कि मल्टीप्लाई में है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको कंजुगेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास ये नंबर है 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 2 + 3 आयोटा एंड अपॉन न्यूमरेटर पार्ट है आपका इन ब्रैकेट 1 + 2 आयोटा डॉट 2 - आयोटा। हमें इस नंबर का कंजुगेट कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग कंजुगेट कैलकुलेशन करेंगे इस नंबर का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोमिनेटर पार्ट को रेशनलाइज कर लेंगे या नोमिनेटर पार्ट की मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, नोमिनेटर पार्ट की भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास नोमिनेटर पार्ट आएगा और डिनोमिनेटर पार्ट आएगा। तो हम जब लोग ये काम करते हैं तो हमारे पास आता है 3 - 2 आयोटा डॉट इन ब्रैकेट 2 + 3 आयोटा इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि एक्सपेंड करने के बाद 6 + 9 आयोटा -4 आयोटा प्लस 6 अपॉन 1 + 2 आयोटा डॉट 2 - आयोटा। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 2 - आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 2, देन अगेन इसको मल्टीप्लाई कर स्लाइज करने के बाद सोल्व करने के बाद हमारे पास जो नंबर आता है दैट नंबर इज 12 + 5 आयोटा अपॉन बाई, है ना, 4 + 3 आयोटा। ठीक है जी सर। अब हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, तो हम नीचे के साइन चेंज करते हुए इमेजिनरी पार्ट का, यानी कि 4 + 3 आयोटा के साइन को चेंज करते हुए ऊपर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी इसका मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसके जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है नंबर आएगा। जी सर। जी सर 63/25 प्लस 16/25 आयोटा। जी सर। जैसे कि सर मल्टीप्लाई करेंगे सर, उसके बाद आएगा सर 48 - 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस 15 अपॉन 60 16 प्लस 9। तो सर ऐसा करने के बाद हमको मिलेगा 63 - 16 आयोटा अपॉन 25। तो सर 63/25। अब हम लोग जो 25 है 25 को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हम लोग अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट अलग करके लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग करके लिखते हैं, यानी कि x + आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं। जी सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। जी जी। तो 63/25 हमारा रियल पार्ट हो जाएगा जी, और -16/25 आयोटा ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक, इससे सर ऐसा करने से हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गया। जी सर। हम अब कंजुगेट निकाल लेंगे सर, कंजुगेट निकाल साइन चेंज करके। जी जी जी। अब हम इसका कंजुगेट निकाल लेंगे, इसका क्या कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। जी सर। हमने सीखा यदि हमारा जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है x पर z = x + आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, कंजुगेट क्या हो जाएगा, x - आयोटा। यहाँ पर हम पहले क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी बड़े नंबर को उसको रेशनलाइज करना है। जी सर। हमें x + आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। जी सर। साइन चेंज करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज कंजुगेट पार्ट ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। कंजुगेट को z बार से डिनोट करते हैं, यानी कि z बार = x - आयोटा। अच्छा, यहीं पे हमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में, जो कि एक बड़े डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी कि विस्तृत फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमारा पोलराइजेशन यानी कि पोलर फॉर्म, जी सर, जिसमें r cos थीटा और sin थीटा होता है, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करना है। यह नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, z = आयोटा -1 अपॉन cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 का हम पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा -1 बाय cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। इसका पहले हम cos π/3 और sin π/3 को रूट वैल्यू लिखेंगे। जी, इससे हो जाएगा आयोटा -1 बाय 1/2 प्लस √3 2/i। इसके बाद जैसे हमारे सर बताए थे कि सबसे पहला स्टेप है रेशनलाइज का, तो हम इसके बाद रेशनलाइज करेंगे तो 2i -1 बाय 1 प्लस √3i इंटू आयोटा -√3i बाय आयोटा -√3i। ऐसा करने से हमारे पास रिजल्ट आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद √3 - 1/2 जो हमारा रियल पार्ट होगा और रियल √3 + 1/2 जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। अब हम जैसे ये पोलर फॉर्म में दिया गया है तो r cos थीटा जो हमारा रियल पार्ट होगा वो √3 - 1/2 होगा और r sin थीटा जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा √3 1/2 होगा। अब दोनों को हम लोग जोड़ के मॉडुलस निकालेंगे। हाँ, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे और जोड़ करके हम अब अपने प्रोसेस पे शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पोलर फॉर्म के लिए मापांक निकालना है। ठीक है, और कोणांक निकालना है। ऐसे करने से हमारा r का वैल्यू जो मॉड का वैल्यू होगा √2 आएगा और cos थीटा का वैल्यू √3 - 1/2 √2
cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा तो sin थीटा का वैल्यू आ sin जाएगा। थीटा का वैल्यू आ जाएगा √3 + 1 / 2√2। जी, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? थीटा का वैल्यू जाएगा π/4 + π/6 = 5 π/12। जी अब जैसे हमारा लिखना जो है वो जो नियम है जी उस अनुसार √2 × cos 5 π/12 + iota sin 5 π/12 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। इसको हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर बोलते देंगे। हैं, ध्रुवीय रूप बोलते हैं। जी सर। और इसको जब हम लोग एक्सिस पे शो करेंगे तो यहाँ हम लोग जो थीटा है, थीटा का वैल्यू है 5 π/12, इसको लिखेंगे एंगल को रोटेट करते हुए, और एक्स जो हमारी डिस्टेंस है, पॉइंट है, वो √2 यूनिट डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट ले लेंगे P, जिसमें हम इसका रियल पार्ट लिखेंगे और इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। इसमें पोलर पॉइंट के जो पॉइंट्स आएंगे P के, वो आएंगे √3 - 1/2, और दूसरा पॉइंट आएगा √3 + 1/2। जी सर। ठीक है, तो इस अध्याय में, इस एपिसोड में आपने क्या क्या सीखा? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा, जी। आर्गुमेंट, जी, कंजुगेट। कॉन्जुगेट, जी सर। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर फॉर्म प्रेजेंटेशन सीखा। जी सर। ठीक है, दूरी, दैनिक जीवन में हम इसका कहाँ यूज करते हैं? जी सर। दैनिक जीवन में हम इसका कहाँ यूज करते हैं पोलर फॉर्म का? मुझे नहीं पता है सर, आप ही बता दीजिए। दैनिक जीवन में हम पोलर फॉर्म का, जैसे हमारे, आप देखिए, आपको थेल्स का नाम सुना है? जी, थेल्स थ्योरम सुना है, या थेल्स का ही नाम सुना है? जी सर। उन्होंने मिस्र के पिरामिड, जिनकी जो ऊंचाई है वो बहुत ऊंचे पिरामिड है उस समय की, और उस समय कोई उसके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था कि जो है उसकी यदि हाइट नाप ले। जी सर। जी सर। तो मिस्र के पिरामिड की हाइट नापनी थी, तो उस समय कोई ऐसा टूल नहीं था कि उससे हम कैलकुलेट कर लें। तो उन्होंने क्या किया, मिस्र के पिरामिड की जो परछाई होती है, जी, शैडो, उसकी हाइट मेजर कर लिया, और जो सन है, सन का जो रेज पड़ती है, उसका उन्नयन कोण, जी सर, इवेशनल एंगल जिस साइड से दिख रहा है, उसको tan थीटा में लेकर के, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं हाइट हाइपोटेनस हो गया और बेस उसकी शैडो परछाई हो गई। जी, और जो आपका जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है tan थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट। tan थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट। जी सर। ठीक है, और tan थीटा का वैल्यू यदि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर दैट इज खड़ी फिगर, दैट इज मिस्र के पिरामिड जो खड़ी फिगर है, जी सर। जिसकी हमें हाइट कैलकुलेट करना है, एंड उसकी परछाई। बेस इज द शैडो, परछाई, Yes, sir. उसकी परछाई की हाइट, जी, sir. जो कि इजिली उसने कैलकुलेट कर लिया। तो इजिली कैलकुलेट कर लिया। अब एंगल, सन का एंगल जो है इवेल्यूशन एंगल एलिवेशन है ना, जी सर। जो दृष्टि का देखने वाला एंगल था, वो चेंज होता रहता है, वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। कभी 30 डिग्री कर लेते हैं, कभी 90 डिग्री, जैसा आप सेट करेंगे। और उसके साथ अब हम फॉर्मूला बना देते हैं। तो अपनी पिरामिड की को हाइट को h ले लेते हैं, शैडो को s ले लेते हैं, तो h/s इज इक्वल्स टू tan थीटा। जी सर। अब थीटा हम जैसा रखेंगे, मतलब जिस समय सूरज नीचे होगा, मान लीजिए 30 डिग्री पे है, तो tan 30 का वैल्यू, और शैडो की जो है शैडो वो तो एक्चुअल है, जितनी भी होगी, है ना, उस शैडो की जो डिस्टेंस है, उससे अपने एंगल ऑफ इवोल्यूशन जो tan थीटा आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एक्चुअल हाइट मिल जाएगी किसकी? मिस्र के पिरामिड की। तो ये एप्लीकेशन है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया है। जी सर। ठीक है, जो कि बहुत ही व्यवहारिक है। इसमें अभी नई टेक्नोलॉजी और आने लगी है, जैसे कि समुद्र में जहाज है, जी सर, है ना, समुद्र में, या बोट है, एक बोट है, अब उसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे होगी वो। जी सर, है ना, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, मार्केट में आ गए हैं, हाँ, रेंज से भी, लेकिन वो भी एंगल से, एंगल ऑफ इवोल्यूशन। जब तक वो नहीं होगा तब तक कैलकुलेशन नहीं होगी। और एंगल निकालना मतलब मापांक निकालना, tan थीटा, जो भी अभी सिखाया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन। जी सर। ठीक है, ओके। इसी के साथ एपिसोड समाप्त करते हैं। इस एपिसोड में एक हमारा जो टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम इस एपिसोड में नहीं डिस्कस कर पाए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो अगले जो हमारा एपिसोड है उसमें हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी सर। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज हमारे साथ थे आईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एसोसिएट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और उनके साथ थे हमारी कम्युनिटी के बच्चे।
उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।